ये बिल महिलाओं के हिस्सेदारी से संबंधित था और महिलाओं को इस बात का बहुत इंतजार था कि जैसे ये बिल पास होगा तो उन्हें विधानसभा लोकसभा में उनका हक मिलने की तरफ वो उनका कदम बढ़ेंगे। अब जब ये बिल जानबूझकर, जिसमें किसी का नुकसान नहीं था, फिर भी अगर इस बिल को साजिश करके गिराया है तो देश की बहनों को, देश की बेटियों को पता होना चाहिए कि इन विपक्षी दलों का चेहरा क्या है, ये कहते क्या है और करते क्या है। तो इसीलिए जन जागरूकता का काम हम जरूर करेंगे। इस बिल का इन चुनाव से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इस बिल को लागू होने के लिए 29 के लिए हम बढ़ रहे थे। तो इस बिल के पास होने का, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फायदा तो सबको हो सकता है कि बहनों को लगेगा कि जो राजनीतिक लोग कहते हैं वो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बिल से होने से सबका फायदा हो सकता था। नुकसान सिर्फ हमारी जो बहनों का हुआ है, उनके हक में देरी का हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होने की तरफ आप सबको बढ़ने दूंगा, हम फिर से कोशिश करेंगे, फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन और देरी की तरफ आज विपक्ष ने हमें बढ़ा दिया है। दिल्ली में सभी राज्यों की बहनें रहती हैं और दिल्ली एक मल्टी स्टेट हमारी ऐसा राज्य है जहां पर सबको अपना लगता है और यहाँ पर सभी बहन, सभी बेटियां बहुत मेहनत कर रही हैं। और दिल्ली ही क्यों, आज तो पूरे भारत के अंदर कर रही हैं। लेकिन मैं दिल्ली से लोकसभा की सांसद हूँ, तो मैं दिल्ली की बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़ी है, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। राजनीति में आपका हक देने के लिए प्रधानमंत्री जी की कोशिश एक बार फिर से इन्होंने पीछे करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। इस बिल को पास कराने के लिए फिर से सरकार प्रयास करेगी और ये जो बिल है ये किसी एक पार्टी या एक राज्य के लिए नहीं है, ये पूरे देश की महिला शक्ति के, मातृत्व के लिए शक्ति देने का बिल है। मैम, एक सवाल है कि अगर ये साधारण सा सवाल है, अगर आप कुछ फायदों के बारे में थोड़ा बता दें। महिलाओं को जब से निगम या लोकल बॉडीज में आरक्षण मिला है, 33% मिला, फिर 50% मिला, तो आप ये देखेंगे कि राजनीति में एक आम घर की बहन बेटियों का विश्वास बढ़ा, क्योंकि वो उनसे जाकर मिल सकती हैं और जो महिला होती है वो परिवार के सदस्य के रूप में सबसे मिलती है। तो एक राजनीति में आम बहन का या आम परिवार का भी एक विश्वास बना। अब अगर ये बिल पास होता तो दिल्ली में सीटें बढ़ती और सीटें बढ़ने से जो बहनें ऐसे परिवारों से हैं जो राजनीति से नहीं है, उनको भी मौका मिलता। क्योंकि हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक आह्वान किया है कि मैं 1 लाख ऐसे युवाओं को, बेटे बेटियों का आह्वान करता हूं वो राजनीति में आए जिनके घर में से कोई भी राजनीति में नहीं है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए नीतियों की आवश्यकता होती है और नीति निर्धारण सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर एक आम घर की बेटी या कोई भी एक ऐसा बच्चा राजनीति में आता है जो पीछे से, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो उनको अधिक आने का, क्योंकि सीटें सभी बढ़ती तो सबको मौका मिलता, कहीं ना कहीं सबके लिए ये एक अच्छी बात होती। मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि सरकारी आंकड़ों के साथ कि हम आपने पहला सवाल किया कि 550 पर ही 33% आरक्षण क्यों नहीं किया। इस बिल को सबसे पहले 1996 में अटल बिहारी HD देवगौड़ा जी लेकर आए। 1997 में ये बिल लोकसभा में नहीं आया, 1998 में अटल बिहारी जी लेकर आए, 1999 में लेकर आए, लेकिन हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, हम इस बिल को पास नहीं करा पाए। फिर ये बिल कांग्रेस के टाइम में 2008 में राज्यसभा में आया और इसे 2010 में मनमोहन जी की जब सरकार थी, राज्यसभा में पास करा दिया गया, लेकिन इसको लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया। यानी कांग्रेस ने कभी हिम्मत ही नहीं जुटाई कि जो बिल राज्यसभा से पास है उसे लोकसभा में ले आए, क्योंकि उनके गठबंधन के लोग इस बिल के हित में नहीं थे। 2010 से ये बिल ठंडे बस्ते में चला गया। अब जब प्रधानमंत्री जी ने 2023 में इस बिल को पास किया
तो जब नई संसद देश को समर्पित हुई तो पहला बिल वहां पर महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो, इसके लिए इसको वहां पर सबसे पहले पास किया गया। जब ये बिल 2023 में पास हुआ, उस समय 2021 आ चुका था। 2021 का मतलब है जनगणना शुरू हो जानी चाहिए थी। अब जब जनगणना शुरू होती है तो वो हमेशा 2011 में, 2021 में, 2031 में इस तरह से होती है और तकरीबन 4-5 साल में वो जनगणना पूरी हो जाती है। तो जब हम 2023 में किसी बिल को लेकर आ रहे हैं और जनगणना ड्यू है, तो हम उसको अगली जनगणना के आधार पर ही करेंगे, पहली बात। अब आप कहेंगे फिर जनगणना हुई क्यों नहीं? जनगणना न होने के 2 कारण रहे, क्योंकि कोविड की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे पूरा डिप्लॉय होना चाहिए था उसमें समय लगा। उसमें 2021 से वो 23 हुआ, फिर इस बीच में चुनाव आए। चुनाव में विपक्ष ने कहा कि आप इसमें जाति जनगणना शामिल करिए, तो सरकार ने पहल करते हुए, कांग्रेस ने कभी नहीं की, जो 60 साल रहकर चले गए उन्होंने कभी जाति जनगणना नहीं करी, लेकिन हमारी पार्टी पर बार बार कहा कि जाति जनगणना कराइए और हमारी पार्टी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है कराते हैं। तो इसीलिए जब अगली जनगणना आ चुकी थी तो इसको उसी से लिंक करना आवश्यक था। अब इसीलिए ये संशोधन बिल जो 131वां संशोधन है बुलाया गया कि वो जनगणना नहीं हो पा रही, क्योंकि आप अगर खुद देखेंगे, किसी भी एक एग्जांपल के लिए मैं बात आपको करूं, प्रकाश सिंह बादल जी सब जानते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। बादल उनके नाम के पीछे है, बादल उनका सरनेम नहीं है, बादल उनके गांव का नाम है और उस गांव में, उस हलके में सभी लोग अपने नाम के पीछे बादल लगाते हैं, चाहे वो 36 बिरादरी में से कोई भी जाति के हो। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ग्राउंड पर आई जाति को ढूंढने में, इसीलिए लगा कि जनगणना में जाति शामिल करने से जनगणना में देरी हो रही है। लेकिन वो जनगणना को टाइम से करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पीछे ना छूट जाए और जनगणना के आधार पर अगर मान लीजिए हम कल को डिलिमिटेशन करना चाहें, डिलिमिटेशन कमीशन ऑब्वियसली, तो वो जनसंख्या के आधार पर अगर करेंगे तो दक्षिण का तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने वेटेज देते हुए एक ऐसा रास्ता निकाला कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जो 1976 में तय किया गया था वही वेटेज रहे, यानी किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। तो क्षेत्रों के साथ यानी राज्यों के साथ न्याय हो रहा था, आरक्षित सीटों के साथ न्याय हो रहा था, महिलाओं के साथ हो रहा था और जनगणना को जाति पे जाने के लिए सफिशिएंट समय मिल सकता था, कोई जल्दबाजी नहीं होती। तो ये तीनों अधिनियम इस देश के संविधान को मजबूत करने के लिए थे, किसी भी एक व्यक्ति के हक को ये कम या नुकसान नहीं कर रहे हैं। इस समय क्योंकि हम पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में हम यहीं की बात करते हैं, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में वोटर है 26 लाख। 26 लाख वोट में आप समझिए कि 5 साल जनप्रतिनिधि, जो कि वर्तमान में मैं हूं, मैं चाहूं भी तो लोगों से मिल नहीं सकती हूँ। एक अगर हम 1976 की जनगणना पे देखें तो ये तकरीबन 10 लाख के ऊपर होना चाहिए। ऑफिसर्स और नेता में जो जनता को कंफर्ट देता है, जो उनकी बात को समझता है, उनकी तकलीफ को आगे रखने की कोशिश करता है, वो हमेशा नेता होता है। तो अगर नेता का क्षेत्र छोटा होता है तो वो अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर सकता है, लोगों से मिल सकता है, लोगों का उनके ऊपर विश्वास और उसका लोगों के ऊपर विश्वास रहता है। आपके एक घर में एक संख्या होती है, उस घर में अगर मान लीजिए एक घर में 20 लोग रहते हो या 5 लोग रहेंगे या 10 रहेंगे तो आपस में कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। और जब डिलिमिटेशन रखा गया है देश में, 1976 में किया गया 54 करोड़ पे, आज 140 करोड़ पे अगर वही जनप्रतिनिधि है तो यकीन मानिए जनप्रतिनिधि को भी दिक्कत होती है। और जनप्रतिनिधि की दिक्कत को आप पीछे कर दीजिए, जनता को दिक्कत होती है। वो चाहे भी तो हम उनके क्षेत्र में बार बार कहते हैं आइए, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, जनता को भी इससे बहुत दिक्कत होती है। अगर क्षेत्र कंट्रोल का हो, एक निश्चित संख्या उसके अंदर होगी तो लोगों का और जनप्रतिनिधि का जुड़ाव और नीति निर्धारण में नीतियों के बारे में उनकी राय लेना, उनको सम्मिलित करना आसान होगा।
इसीलिए प्रपोर्शनेट रखा जाता है। क्लास में भी रेशो होती है, क्लास में भी 30 बच्चे से ऊपर आप नहीं ले सकते। तो ये तो देश का सवाल है। मैडम दिल्ली में महिलाओं की देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को मजबूत करने के लिए और समाज में एक बराबरी की भावना के लिए। जो इस तरह की घटना होती है उसमें दो चीजें हैं। एक तो सरकार की तरफ से काम होना चाहिए, एक लोगों की मन स्थिति में बदलाव होना चाहिए। लोगों की मन स्थिति में बहुत बदलाव हुआ है। अगर आज आपसे मुझसे 20 साल पहले की बात करेंगे तो शायद बेटियां जिस तरह से आज निकलती हैं, बहनें रात को भी ट्रेवल करती हैं, 20 साल पहले सोच नहीं सकते थे। तो ये परिवर्तन दोनों तरह से आना चाहिए, सरकार की तरफ से भी और लोगों के माइंडसेट में भी। तो लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन कब आता है? जब वो घर की बेटियों को बाहर निकालने के लिए सोचते हैं तो घर का माहौल बदलता है और समाज बदलता है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम सीधे सीधे तौर पर देखने में तो आपको लगेगा कि ये संख्या बढ़ाने का है, लेकिन ये संख्या नहीं, ये भागीदारी बढ़ाने का है। और भागीदारी नीति में भी बढ़ाने का है, सामाजिक रूप से भी बढ़ाने का है, और बहनों को आर्थिक रूप से नीतियां बने इसको बढ़ाने का भी है। तो जैसे ये तीनों बिल आपस में लिंक है, ऐसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना भी समाज के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से आवश्यक है।